स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर में हम करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, PIB का हमारा जो वीकली एनालिसिस होता है उसका नवंबर का फर्स्ट वीक हो चुका है, सेकेंड वीक हो चुका है। अब हम थर्ड वीक करने वाले हैं, 21 नवंबर तक करेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है प्रशांत तिवारी PDF, जहाँ पर आप अपनी इस सेशन की PDF को पा सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अभी इसी वक्त इस चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, आप टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह पर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये बहुत खास एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जहाँ पर आपको मात्र 18,999 रुपये में, मात्र 18,999 रुपये में दोस्तों, GS का प्रीलिम्स प्लस मेंस का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन करिए। 30 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रोज सुबह 8 बजे क्लासेस हुआ करेंगी। और आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बहुत बेहतरीन और शानदार कोर्स आ चुका है, NCERT का कोर्स, जिसमें छठी से लेके 12वीं तक की NCERT, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, सभी की, चाहे आपका साइंस हो, सबकी NCERT को कवर किया जाएगा। और प्राइस क्या है? मात्र 1499 रुपये, यानी कि 1500 रुपये में आपको इसका लाइव कोर्स मिलेगा। रिकॉर्डेड नहीं दोस्तों, लाइव कोर्स। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस 5 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्वाइन करिए। बट आप कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो कोड क्या यूज करना है? PERT लाइव कोड ही आप सभी को क्या करना है? यूज करना है दोस्तों, हमेशा स्टडी IQ पर कोई भी चीज परचेज करते समय। तो सबसे पहला देखते हैं, लीड IT समिट 2022। आप सभी को पता है COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 27th मीटिंग है वो कहाँ हो रही है? इजिप्ट में हो रही थी, जहां पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा कर दी गई है ना। उसी के साइडलाइन पे लीड IT समिट हुआ है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल क्या ट्रांजिशन। आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर में मेरे दोस्तों फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो कैसे आप इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करें क्लीन एनर्जी के लिए? तो लीड IT, ये किसके बीच में हुआ है समिट? प्लीज याद रखिएगा, लीड IT लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये समिट है किसके बीच में? इंडिया एंड स्वीडन के बीच में। कहां पर हुआ? इजिप्ट में, जहां पर COP27 की मीटिंग चली थी उसके साइडलाइन पे हुआ। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। भारत की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट के, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या होने वाला है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनका ट्रांजिशन कैसे इनोवेशन के थ्रू एनर्जी के अलग अलग प्रकार की तरफ हो, जहां पर क्लीन एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ सके। ठीक है, क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सके, लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा इसके अंदर में डिस्कशन रहा, क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्रीज से ग्रीन हाउस गैसेस का क्या होता है? एमिशन होता है। और इस एमिशन के कारण में दोस्तों क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर रीजन है किस चीज के लिए दोस्तों? क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज क्या करना है? नोट करके रखना है कि ये किससे रिलेटेड था? इसी चीज से रिलेटेड, जहां पर इंडिया एंड स्वीडन ने इसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर में वो ये बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए, जिससे क्या हो, जो आपका एनर्जी सेक्टर, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर में क्लीन एनर्जी की तरफ में आगे जा सके, उसको ट्रांजिशन किया जा सके। ठीक है, लो कार्बन पाथवे टू अचीव नेट कार्बन एमिशन की तरफ जाने की बात की गई है। कहां पर? लीड IT के थ्रू, जहां पर नेट कार्बन एमिशन हो, यानी कि जितना कार्बन का एमिशन हो रहा है इंडस्ट्री से, उतना क्या हो जाए, वहीं पर ही क्या हो जाए, कैप्चर कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए। ये चीज की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज याद रखिएगा। अब भारत का टारगेट जो है आप सभी जानते हैं, नेट जीरो एमिशन हमने क्या लिया है? 2070 तक हम क्या करेंगे? नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का हमने टारगेट लिया है।
तो COP 27 के अंदर में हमारे जो एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या चीजें करी हैं और आगे वाले समय में क्या क्या करें। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा समय इस समय यही है चैलेंज कि एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। एमिशन को कंट्रोल करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो रहा है, फिर ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, उसके कारण में क्लाइमेट चेंज क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लाइमेट चेंज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया, सबसे पहली बात तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत के अंदर में 2021 में हमने लॉन्च किया। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या, आप सभी दोस्तों जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसका अगर हम प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, तो वहां से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है क्या, ऑक्सीजन, वो भी क्लीन है। लेकिन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसके अंदर में हाइड्रोजन हब बनाने के लिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए क्या किया गया, इस मिशन को लॉन्च किया गया। एक और चीज याद रखिएगा दोस्त कि जो हमारे यहाँ पर जो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन बनाते समय क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, कोयले से, कोल से आती है। तो उसको क्या किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी की से क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अंदर में ही कोयला इस्तेमाल हो रहा था। तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये लॉन्च किया गया। आप जानते हैं हमने न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कोयले की इलेक्ट्रिसिटी को कम करना चाहते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं, जिसके कारण में क्या होगा, पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन में कमी आएगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में, इवन पर्सनल लेवल पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या किया जाए, प्रमोट किया जा रहा है। ये सारी चीजें कही गई हैं कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, COP 27 में उन्होंने बताया, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, अब पढ़ेंगे युद्ध अभ्यास। क्या पढ़ेंगे अब, युद्ध अभ्यास। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा युद्ध अभ्यास के बारे में कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। तो बस आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। यू से याद रखिएगा, इंडिया एंड यूएस के बीच में। ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, प्लीज याद रखिएगा, इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है। ठीक है, क्लियर है। कहां पर हुई है, उत्तराखंड में। और ये जो युद्ध अभ्यास है इसके ऊपर में क्या हुआ, चाइना ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि क्या नाम है, ये उत्तराखंड में बिल्कुल उसके बॉर्डर के साथ में हो रहा है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में हो रहा है। तो प्लीज इसलिए कह रहा हूं, याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास का किसके साथ में, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट को देखा जाए तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बेसिक मिनिस्ट्रियल मीट। अब वही बता रहा हूं आपको, COP 27 चल रहा है। अब COP 27 के अगल बगल में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स भी हो रही थी, तो बेसिक मिनिस्ट्रियल मीट भी चल रही थी। तो बेसिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, इसको बोला जाता है बेसिक कंट्रीज। प्लीज याद रखिएगा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, इनको बोला जाता है क्या, बेसिक कंट्रीज बोला जाता है। ये सारे के सारे मिले आपस में और उन्होंने कहा कि आपस में एक दूसरे का पूरा समर्थन किया जाएगा, और जो आने वाले समय में जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैसे किया जाएगा, आने वाले समय में कैसे बेसिक कंट्रीज क्लाइमेट के इश्यूज पे कैसे डील करेंगी, उसके बारे में बात की गई। लेकिन मेन बात याद रखिएगा, बेसिक कंट्रीज, बेसिक क्या है, ये 4 कंट्रीज के नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म हमने लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई है, ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन बेसिक उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रेस डे। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ये डे कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा, नेशनल प्रेस डे। इसको हमने थीम इस बार क्या दी, द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, नवंबर 16 को दोस्तों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना काम करना शुरू किया था। क्या किया था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना काम करना शुरू किया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है कि भैया जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, एक तरीके से वॉच डॉग के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया, तो याद रखिएगा 1966 के अंदर में क्या किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा एक्ट था। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, और इसको रिकमेंड किसने किया था, प्रेस कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंडेड बाय प्रेस कमीशन। और अभी जो ये काम कर रहा है, इसको पावर मिल रही है, कहां से मिल रही है दोस्तों,
प्रेस काउंसिल एक्ट है 1978, उसके तहत में इसको पावर मिल रही है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आप कह देंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर में ये चीज आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज मेडन प्राइवेट विक्रम एस। ऑलरेडी आपको पता है, अभी तक दरअसल जो रॉकेट का काम होता था दोस्तों, या फिर एक तरीके से देखा जाए जो हमारी स्पेस जो डोमेन है उसके अंदर में इसरो का ही रोल हुआ करता था। क्या? इसरो का ही मेजर रोल हुआ करता था। हमने वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ अभी तक नहीं किया था। लेकिन स्काई रूट की नाम की एक कंपनी, उसने क्या किया, अपना एक मेडन रॉकेट बनाया। क्या बनाया? प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा क्या? विक्रम एस। ठीक है, और उसको क्या हुआ, उसने उड़ान भर ली है। तो इसलिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए हो जाता है कि अब हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर में प्राइवेट कंपनीज आने लग गई हैं। क्योंकि आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा स्पेस सेक्टर होता है उसके अंदर में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि हमारा जो गवर्नमेंट जो फंडेड प्रोग्राम होते हैं वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ती है? प्राइवेट प्लेयर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, डेवलपमेंट होगा, जिसके अंदर में और कई सारी प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो मोटिवेट होंगी कि वो आए स्पेस के अंदर में क्या करें, इन्वेस्ट करें, स्पेस के अंदर में क्या करें, नए नए इनोवेशन करें। और उसके साथ में उनको कौन हेल्प कर रहा है? इसरो हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, स्टार्टअप है, जिसने क्या किया है, विक्रम एस रॉकेट क्या किया है, डेवलप किया है। इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। एक और याद रखिएगा, ये सिंगल स्टेज फ्यूल रॉकेट है, जो कि अभी बहुत छोटा लोड लेकर जा सकता है और बहुत छोटे डिस्टेंस को ही लेकर जा सकता है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा सब चीजें, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्काई रूट विक्रम एस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे डिस्टेंस यानी कि 81.5 किलोमीटर तक जा सकता है। और ठीक है, 300 सेकेंड जो ड्यूरेशन रही इसकी। ठीक है, और विक्रम एस ने 3 पेलोड को कैरी किया था जो फॉरेन कस्टमर थे। और इसके अंदर में इसरो ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, साथ में मिलकर दोनों ने काम किया है, इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थर्ड जो है आपका कॉन्फ्रेंस हुई है किस चीज़ की? नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर, इसकी क्या हुई है? कॉन्फ्रेंस हुई, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें देखिए भाग लिया उन्होंने, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नो मनी फॉर टेरर, इसकी क्या हुई है? थर्ड। तो आपको कंफ्यूज करेंगे कि फर्स्ट थी, नहीं। नो मनी फॉर टेरर क्या है, ये थर्ड मीटिंग रही है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर में हुई है। ठीक है, और इसके अंदर में पाकिस्तान और चाइना से नहीं आए, और इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान को क्या किया, टारगेट भी किया कि भाई कुछ देश ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को पल फूल रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें टेररिज्म के लिए काउंटर टेरर फाइनेंसिंग जो मैकेनिज्म है उनको बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले समय नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का हमें डिस्कस करने की बात की। ठीक है, क्लियर है। मोदी जी ने कहा कि ओनली अ यूनिफॉर्म, यूनिफाइड एंड जीरो टॉलरेंस अप्रोच कैन डिफीट टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को डिफीट करने के लिए सभी को एक साथ होना पड़ेगा और जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। तो इसकी अगर डिटेल देखें तो पहली 2 कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ पर हुई है? एक पेरिस में हुई है 2018 के अंदर में, और एक हुई है 2019 के अंदर में मेलबर्न के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, और 450 से ज्यादा डेलीगेट्स इसके अंदर में आए थे। ठीक है, और इसके अंदर में उन्होंने, मतलब एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या FATF, OECD, G7, G20 के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं की जाती, लेकिन इसके अंदर में इतने सारे लोग थे और वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है। और टेररिज्म को रोकने के लिए क्या है, देखिए, टेररिज्म को रोकने के लिए सबसे बड़ा टूल होना चाहिए क्या? फाइनेंसेस, उनके जो पैसा है उसको क्या किया जाए, फ्रीज किया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर में जब हमने कहा कि क्या नाम, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, और हम कोशिश यही तो कर रहे थे ना कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, जिससे क्या हो, उसकी जो फाइनेंसिंग है वो रुक जाए। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा टेररिज्म। और हमने चाइना का नाम क्यों लिया? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली हमने नाम क्यों लिया चाइना का? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, एक तरीके से बैकडोर में पाकिस्तान का पूरा समर्थन कर रहा है। जब जब हमने क्या किया, रेजोल्यूशन लेकर आए UNSC के अंदर में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में, टेररिस्ट जो पर्सन है उनके अगेंस्ट में, तब तब क्या हुआ, चाइना ने उसके ऊपर में क्या किया,
वीटो लगा दिया, तब तक चाइना ने उसके ऊपर में रोक लगा दी। तो ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पर। ठीक है, क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत हो तो। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। दरअसल आपको मैं कहानी अगर बताऊं तो 2017 के अंदर में एक केस आता है, पुट्टा स्वामी केस के अंदर में जजमेंट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राइट टू प्राइवेसी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत में। अब राइट टू प्राइवेसी है तो यानी कि इसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं, श्री कृष्ण कमेटी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर कई सारे रिकमेंडेशन दी। क्या दी, तो प्लीज याद रखिए, श्री कृष्ण कमेटी किससे रिलेटेड है, आपके डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो कमेटी के चेयरपर्सन थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने ही कहा कि जो हमने रिकमेंडेशन दी थी उससे थोड़ा सा क्या है, अलग है। इवन बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि भाई आप डाटा प्रोटेक्शन की एक तरफ बात तो कर रहे हो, लेकिन जो आप ये बिल लेकर आए हो, जो ड्राफ्ट लेकर आए हो, उसके अंदर में आप गवर्नमेंट को एक्सट्रीम पावर दे रहे हो, सुपीरियर पावर दे रहे हो, तो किसी का भी डाटा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में एक्सेस कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो उस डाटा को पीछे ले लिया गया था, उस ड्राफ्ट को पीछे ले लिया गया था। अब जो है नया ड्राफ्ट लेकर आया गया है और कहा गया है कि भाई जिस जिसको जो जो समस्या है वो अपने अपने कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद में फिर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी। तो प्लीज याद रखिएगा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड ड्राफ्ट आया है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पर्सनल डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में ही कंपनीज कैसे काम करें, भारत को डिजिटल इकोनॉमी के लिए आगे कैसे लेकर जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आने वाले समय का गोल्ड है क्या, डाटा। तो डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाए, डाटा को कैसे कंजर्व किया जाए, इवन ऐसा भी ना हो कि डाटा एक्सेस के नाम पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनका ट्रेड ऑफ होता रहे, डाटा आपका खरीदा जाए, बेचा जाए, ऐसे इधर उधर किया जाए, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो डाटा को कैसे प्रिजर्व किया जाए, डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस चीज के लिए लेकर आया गया है। ठीक है, क्लियर है? पर्सनल डाटा को जो यूजर से कलेक्ट किया जाएगा उनके ऊपर में, डाटा जो ऑफलाइन कलेक्ट किया जाएगा जिसको बाद में डिजिटल बाद में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी भी इसके अंदर में एक और कंडीशन है जिसके ऊपर में काफी ज्यादा वो चल रहा है, डाउट चल रहा है कि इसके अंदर में भी अभी भी क्या किया है, गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज को एक्सक्लूड किया गया है इस डाटा से, इस बिल से एक्सक्लूड किया गया, यानी कि वो जरूरत पड़ने पर डाटा का एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी भी उसके ऊपर में चल रहा है, जब ये बिल आएगा तब और डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो याद रखिएगा, पुट्टा स्वामी केस याद रखिएगा, और दूसरा याद रखिएगा BN श्री कृष्णा कमेटी याद रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट है 5th नेचुरोपैथी डे। अब यानी कि 5th है तो याद रखिएगा 18 नवंबर को, हर साल 18 नवंबर को हम नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाते हैं और ये 5वां है। क्या है, और हम कब से मना रहे हैं इसे, 2018 से मना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, 2018 से मना रहे हैं। इट वॉज द डे ऑन विच महात्मा गांधी बिकेम लाइफ मेंबर ऑफ नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट एंड साइन द डीड। प्लीज याद रखिएगा। और ये कहा जाता है महात्मा गांधी जी को नेचुरोपैथी का भारत के अंदर में फाउंडर कहा जाता है, जिन्होंने भारत के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसीलिए इस दिन को चुना गया 18 तारीख को, क्योंकि इसी दिन उन्होंने साइन किया था नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर में, क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर में। ठीक है, क्लियर है? तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका काशी तमिल संगमम। आप सभी जानते हैं दोनों जो क्या नाम है सिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हिस्टोरिकली। तो उन दोनों को कल्चरल अमलगमेशन कैसे किया जाए, एक साथ कैसे लाया जाए, कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, उसके लिए किसके द्वारा, प्लीज मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये चीज शुरू की गई है, जिसके अंदर में तमिलनाडु से बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मान के 2 से 2.5 हजार जो हैं एक्टिविस्ट हैं, लोग हैं, वो आएंगे कहां पर, काशी के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, काशी तमिल संगमम। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। कहां पर हो रहा है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के अंदर में। 1 महीने का पूरा प्रोग्राम है और ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ऑल सेक्टर, स्कॉलर, फिलोसोफर, स्टूडेंट, कि वो एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें। ठीक है, चलें, शेयर कर सके, नॉलेज को शेयर कर सके। ठीक है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया।
तो याद रखिएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? एक पोर्टुलैंस इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा रिलीज किया गया है। और इसके अंदर भारत की पोजीशन क्या है? 61st रैंक है। क्या है? 61st रैंक है। तो रिपोर्ट क्या देखता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है? 131 देशों में से भारत की रैंक क्या है? 61st है। प्लीज याद रखिएगा। 4 डिफरेंट पिलर्स के अंदर में देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रसार यहाँ पर कैसा है। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। पीपल यहाँ पर क्या है, कैसे है, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है, क्या है, गवर्नेंस कैसा हो रहा है, ये भी चीज़ देखी जाती है। इम्पैक्ट कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो इंडिया की जो पहले रैंक थी उससे हमने इम्प्रूव किया है। पहले अगर स्कोर देखा जाए भारत का क्या था? 49.74 स्कोर था, अब 51.19 स्कोर हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और कई सारे सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिशरीज डे। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर। फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये 1997 में शुरू किया गया था वर्ल्ड फोरम फॉर फिश हार्वेस्टर एंड फिश वर्कर्स के द्वारा। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, डेट याद रखिए और कुछ याद रखिए चाहे ना रखिए, कुछ चीज़ों की डेट याद रखिएगा। देखिए पीआईबी में आ रही हैं चीज़ें, तो इनके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी है, वीडियो को शेयर आपको करना ही करना है हर जगह पर। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर में आपको मिलेगा क्या क्या, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए ये जीएस फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपको क्या मिलेगा? जीएस मिलेगा। आपको इसके अंदर में सीसेट की क्लासेस मिलेंगी प्रीलिम्स के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी रिवीजन के लिए, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी। साथ में ही दोस्तों आपको इसके अंदर में मेंटोर मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मेंटोर मिलेंगे। ये सारी चीजें मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत में वीडियो भी मिलेगी, प्लस में उसके नोट्स भी मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी आपको। तो आप इसको ज्वाइन करिए, बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड ही आप सभी को यूज करना है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप खुद देखिए कि आपको 1500 रुपये में, 1499 रुपये में आपको NCERT का कोर्स मिल रहा है पूरा। 100 दिन के अंदर में पूरी NCERT कवर की जाएंगी। आप इसको एक्सेस करिए। इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें साथ साथ रिवीजन करते रहिए। ये देखिए अल्टीमेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। पीआईबी से अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।